अमीर और मिडिल क्लास में एक बड़ा फर्क जानते हैं क्या है? हर अमीर आदमी घटना से पहले प्लान करता है, लेकिन हर मिडिल क्लास घटना होने के बाद प्लानिंग की सोचता है। अभी कुछ दिनों पहले की घटना है, हमारे भागलपुर बिहार से, जहां से मैं आता हूं, वहां हमारे पड़ोस में घटना हुई। दरअसल हुआ क्या कि 40 साल के, मतलब 40 साल का मतलब युवा ही मान लो आप उसको। तो 40 साल के आदमी सुबह सुबह हमेशा की तरह बाथरूम जाते हैं, लेकिन बाथरूम जाने के बाद तकरीबन 2 घंटे हो जाते हैं, बाथरूम से वो आदमी निकलता नहीं है। और जब 2 घंटे बाद भी बाथरूम से नहीं निकलता तो परिवार वालों को चिंता होती है कि भैया 2 घंटे क्या हो गए। तो परिवार वाले आवाज लगाते हैं, डगडगाते हैं, लेकिन अंदर से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। तो आस पड़ोस वालों को बुला करके दरवाजा तोड़ा जाता है और पता चलता है वो जो आदमी सुबह सुबह बाथरूम गया था वो लेटा हुआ है। शरीर पर कहीं कोई चोट नहीं, कुछ नहीं, खून का एक बूंद कहीं, कुछ नहीं, लेकिन आदमी लेटा हुआ है। क्या हुआ? स्ट्रोक आया। तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन लकीली वो आदमी उस वक्त बच गया, कुछ भी नहीं हुआ उसे। 1 हफ्ते तक हॉस्पिटल में रहे, 1 हफ्ते तक बेसिकली वो बेहोश रहे और डॉक्टर ने कहा कि ये कोमा में है। तो भागलपुर कोई बहुत बड़ी जगह नहीं है, उसके बाद उनको पटना रेफर किया गया, जो बिहार की राजधानी है। पटना में तकरीबन 3-4 दिन रहे, बेहोश रहे, कोमा में रहे। उसके बाद उनको दिल्ली रेफर किया गया। उसके बाद दिल्ली के एक बड़े हॉस्पिटल में, मैं नाम नहीं लूंगा, दिल्ली के बड़े हॉस्पिटल में तकरीबन 10 दिन के आसपास रहे। अच्छा, ये सारी चीजों का खर्चा बताने से पहले आपको अंजाम बता देता हूं। इतना समय गुजारने के बाद, तकरीबन आधा महीना गुजारने के बाद, आधा महीना से ज्यादा, इंसान बच गया क्या? नहीं बचा। अब सोच के देखिए, आदमी, आप देखते होगे कार से एक्सीडेंट हो गया, ऐसा एक्सीडेंट हो गया, कोई बड़ी बीमारी थी, कैंसर हो गया, इन चीजों से आदमी की डेथ होती है। आप कभी सोच भी सकते हो कि एक आदमी को कहीं कोई खरोच नहीं आती, और 40 साल का आदमी जो हट्टा कट्टा तंदुरुस्त टाइप है, इस तरीके से एक आदमी की मौत हो सकती है। हुआ। आपको बहुत पहले मैंने अपने फादर की भी स्टोरी बताई थी कि उनके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था कि वो सड़क किनारे, बारिश हो रही थी तो सड़क किनारे अपनी बाइक लगा करके मंदिर के नीचे छुप गए बारिश से बचने के लिए, और पीछे से एक ट्रक आता है, वो पूरे मंदिर को ही उड़ा देता है, और मंदिर में जितने लोग छुपे होते हैं उसमें कोई नहीं बचता। उसमें मेरे फादर भी थे। तो मैं इन दिनों ऐसी सी घटनाएं देख करके ना, एक चीज तो मुझे यकीन होता जा रहा है कि इंसान चाहे कितना भी अपनों से लड़ता रहे, अपना अपना करते हुए, अपना जमीन, अपना घर, अपना ये, अपना वो, लेकिन ऊपर वाले का एक छोटा सा खेल उसे अपनों से भी अलग कर देता है, और जो अपना अपना करता था उससे भी अलग कर देता है। तो ऐसे में आज मैंने जो टॉपिक पर मैं बात करने वाला हूं, इस टॉपिक पर मैं पहले भी बात कर चुका हूं, लेकिन मुझे लगता है बहुत ज्यादा जरूरी टॉपिक है, इसलिए बार बार लेकर के आता हूं मैं। वेल्थ प्रोटेक्शन प्लान। देखो, वो जो आदमी जिसकी मैं बात कर रहा था ना, तकरीबन आधा महीना से ज्यादा अलग अलग हॉस्पिटल, अलग अलग सिटीज में रहने के बाद भी वो आदमी नहीं बचा। एक मिडिल क्लास आदमी जिसकी सैलरी 25-28 हजार रुपए के महीने के आसपास होगी। जानते हैं पूरे इस 15-18 दिन में खर्चा कितना आया उसका? इमेजिन कीजिए, कोई ब्लड कहीं कुछ नहीं हुआ था, कोमा में चला गया आदमी गिरते ही। कितना आएगा? 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख? 70 लाख रुपए से ज्यादा का बिल आया था। 70 लाख रुपए। एक आदमी सोचिए 25-28 हजार रुपए महीना कमा रहा है, 70 लाख रुपए का बिल एक झटके में। और ये दिन आने से एक दिन पहले या कुछ घंटों पहले आदमी नॉर्मल परिवार के साथ बात, खेल कूद रहा है, अपना काम धंधे लगा हुआ, अड़ोसी पड़ोसी से मिल रहा है, दोस्त यार से मिल रहा है, जिंदगी पूरी तरीके से नॉर्मल है। और बस एक दिन बाद, बिना कोई बड़ी घटना, बिना कोई बड़ा एक्सीडेंट हुए, आदमी के साथ ये हो जाता है, और 70 लाख रुपए का बिल खड़ा हो जाता है परिवार के सामने। तो सोच के देखिए, उस 70 लाख को चुकाने के लिए उस परिवार को क्या क्या करना पड़ा होगा। एक बेसिक सा इंश्योरेंस था 5 लाख के आसपास, 5 लाख रुपए का कवर इंश्योरेंस से मिल गया। लेकिन जानते हैं, जिस घर के बाथरूम में वो आदमी गिरा था उसका पुश्तैनी घर था, मतलब बाप दादा के टाइम से। वो घर बेचना पड़ा, और वो घर बेचने के बाद भी पूरा 70 लाख रुपए इकट्ठा नहीं हुए। अड़ोसी पड़ोसी, दोस्त यार, सबसे मांग चांग करके किसी तरीके से वो 70 लाख रुपए इकट्ठा हुए थे, लेकिन आदमी भी नहीं बचा। अब सोचिए क्या हुआ इस केस में।
जिस आदमी के लिए इतना कुछ किया गया वो आदमी नहीं बचा। परिवार जिस घर में रहता था वो परिवार के पास घर नहीं बचा। अच्छा, छोटा सा बच्चा था, वो बच्चा लावारिस हो गया। तो मतलब एक परिवार की पूरी दुनिया उजड़ गई, पूरी की पूरी दुनिया। अब इससे हमको बहुत इंपॉर्टेंट लेसन सीखने की जरूरत है भैया कि हम कई तरह के इन्वेस्टमेंट करते हैं, एसआईपी, म्यूचुअल फंड, स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो और पता नहीं किस तरह की जमीन उमीन बहुत कुछ खरीदते हैं, लेकिन कभी भी उसके प्रोटेक्शन का हम नहीं सोचते हैं। प्रोटेक्शन का मतलब समझाता हूं मैं, कई बार एग्जांपल देता हूं। हम जो मोबाइल फोन खरीदते हैं ना, ये मोबाइल फोन मैंने खरीदा तो देखो इसमें मैंने कवर लगाया है। ये 2 लाख रुपए का मोबाइल फोन, इस पे मैंने 500-700 रुपए का कवर चढ़ाया है। क्यों चढ़ाया कि ये 500-700 रुपए, जब ये 2 लाख रुपए की चीज गिरती है ना, तो ये 500 रुपए की चीज उसको बचा लेता है। आपने कभी कोई ऐसा घर देखा हो कि दीवारें बहुत मजबूत बनाया हो लेकिन दीवार के ऊपर छत ना बनाया हो? छत बनाया जाता है, क्यों? क्योंकि वो छत ही होता है जो हमें बारिश, धूप की गर्मी, ठंड की सर्दी, इन सब चीजों से बचाता है। तो छत जरूरी होता है। ऐसे ही हम वेल्थ कितना भी बनाने का सोच लें, कितनी भी एसआईपी कर लें, कितना भी इन्वेस्टमेंट कर लें, उसके प्रोटेक्शन का अगर आपने इंतजाम नहीं किया तो आदमी सच में बताता हूं इतना मजबूर है, उसको कुछ नहीं पता कि अगले पल उसकी किस्मत में क्या लिखा है, कुछ नहीं पता। और मैं कई ऐसी घटनाएं देख चुका हूं, सच में आदमी अपने लिए 5 साल, 10 साल, 20 साल का प्लान करता है, लेकिन अगले दिन उसके साथ जो हो जाता है कोई नहीं सोचा होता। तभी मैंने कहा कि अमीर लोग जो होते हैं ना, पहले प्लान करते हैं, अपने इन्वेस्टमेंट से पहले उसको प्रोटेक्ट करने का प्लान करते हैं, लेकिन जो मिडिल क्लास फैमिली हम लोग होते हैं, जब घटना हो जाता है तब पता चलता अरे ये भी करना था क्या। तो अब इसके लिए वेल्थ प्रोटेक्शन की हम जब बात करते हैं, देखो आदमी जब चला जाए तो उसकी भरपाई नहीं हो सकती, कुछ नहीं किया जा सकता, वो भगवान की मर्जी है। लेकिन हमारे हाथ में जितना कुछ है उसका हम इंतजाम जरूर कर सकते हैं। मैं कहता हूं कोई भी इन्वेस्टमेंट करो सर, उसके सबसे पहले, इन्वेस्टमेंट से पहले प्रोटेक्शन का प्लान करो कि कल को अगर परिवार का वो आदमी किसी तरीके से हॉस्पिटलाइज हो जाए, दुनिया में ना रहे, तो परिवार को बेघर ना होना पड़े। अगर छोटे बच्चे हैं, स्कूल की फीस जारी है, उसका खर्चा पानी बंद ना हो जाए, परिवार के जो भी जिस तरीके के खर्चे हैं वो सब चलता रहे, फाइनेंशियल लॉस ना हो। से इमोशनल लॉस की भरपाई नहीं हो सकती, कभी नहीं हो सकती, लेकिन जो फाइनेंशियल लॉस हुआ उसे आंच नहीं होना चाहिए, उसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसके लिए मैं कहता हूं कि आपके पास पर्सनल हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए और टर्म इंश्योरेंस होना चाहिए। पर्सनल वर्ड मैंने क्यों लिखा ये आपको आगे समझाऊंगा मैं। आज मैं हेल्थ इंश्योरेंस कैसे चूज करते हैं 16 चेकलिस्ट देने वाला हूं, 16 पॉइंटर्स, या 16 चीजें देखे बिना अगर आपने हेल्थ इंश्योरेंस खरीदा है तो आपने निश्चित गलत हेल्थ इंश्योरेंस खरीदा है, और अगर खरीदने का प्लान कर रहे हो तो ये 16 चेकलिस्ट देखे बिना खरीदना मत। तो आज आपने खरीदने का प्लान कर रहा है या खरीद रखा है तो दोनों के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है ये 16 चेकलिस्ट समझना जरूर, ठीक है। उसके बाद टर्म इंश्योरेंस की बात करूंगा, ये भी वेल्थ प्रोटेक्शन का पार्ट है कि कैसे बेस्ट टर्म इंश्योरेंस हम चूज करते हैं। तो आज ये दोनों चीजों के बारे में बड़ा डिटेल में हम समझते हैं भैया। तो आपके पास अगर है तो भी इंपॉर्टेंट है, नहीं है तो भी इंपॉर्टेंट है आज का सेशन लंबा है, मैं पहले बता दूं। तो किन्हीं को जल्दी जल्दी इंफॉर्मेशन चाहिए, जल्दी बताओ बात क्या है, तो निकल लो भैया, आपके लिए नहीं है। आज इत्मीनान से बात करने वाला हूं क्योंकि बात जिंदगी की है, बात परिवार की सेफ्टी की है, बात अपने वेल्थ को प्रोटेक्ट करने की बात है। तो मैं आराम से ही बात करूंगा, जल्दीबाजी में तो नहीं, और शॉर्ट में तो नहीं बताने वाला, सब डिटेल में बताऊंगा, ताकि आज का वीडियो एक गाइड की तरह हेल्प करे आप लोगों को भैया, ताकि आप किसी को रेफर करो तो वो भी समझ पाए इस चीज को। सबसे पहले हेल्थ इंश्योरेंस होता क्या है, एक चीज समझिए। हेल्थ इंश्योरेंस एक छाते की तरह होता है। जैसे आप बाहर निकलते हो, बारिश होती है, और बारिश में अगर आपने छाता ले रखा है तो आपके शरीर को, आपके कपड़ों को गीला होने से बचा देता है। इसी तरीके से बीमारी या किसी तरह का कोई एक्सीडेंट या कोई भी अनहोनी जो हम प्लान करके नहीं रखते, अगर वो हो गया तो एक बड़े खर्चे की जरूरत होती है, जो कि हॉस्पिटल में हमको पे करना पड़ता है। वो हमको ना पे करना पड़े, कोई कंपनी पे कर दे। अगर हमने छोटा सा प्रीमियम कुछ रुपए महीने दे करके वो इंश्योरेंस ले रखा है तो हॉस्पिटल का चाहे जितना भी बिल आता है वो इंश्योरेंस कंपनी पे करती है। ये होता है हेल्थ इंश्योरेंस। अब आगे समझाऊंगा इस पर डिटेल में। हेल्थ इंश्योरेंस में सबसे पहले लोग पूछते हैं कि ये सम एश्योर्ड क्या होता है। हमने जब लास्ट टाइम वीडियो किया था, कई सारे ऐसे कमेंट थे कि सम एश्योर्ड होता क्या है। आज इंश्योरेंस जीएसटी फ्री हो चुका है, जीएसटी फ्री कर दिया है सरकार ने, लेकिन ताजुब होता है कि आज भी देश में ऐसे लोग हैं जिनको सम एश्योर्ड वर्ड नहीं पता। खैर, ये हमारे एजुकेशन सिस्टम की गलती है, लोगों की गलती नहीं है। तो समझाता हूं मैं। सम एश्योर्ड क्या होता है, मैक्सिमम पैसा जो इंश्योरेंस कंपनी
इन केस ऑफ डेथ, इन केस ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन, जो भी आपका जिस तरीके का बिल बनता है, उस केस में जो कंपनी, इंश्योरेंस वाली कंपनी, वो देने वाली है मैक्सिमम पैसा। अगर हम कहते हैं कि 2 करोड़ का सम एश्योर्ड है, इसका मतलब हॉस्पिटल का जो भी खर्चा आएगा 2 करोड़ तक, चाहे 1 करोड़ 80 लाख आ जाए या 1 करोड़ आ जाए, 50 लाख आ जाए, 2 करोड़ तक का सारा खर्चा वो इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी। और इसी तरीके से टर्म इंश्योरेंस के केस में अगर इंसान की डेथ हो जाती है तो 2 करोड़ रुपए पूरा का पूरा, क्योंकि वो डेथ हो गई है ना, तो पूरा का पूरा 2 करोड़ रुपए वो इंश्योरेंस कंपनी पे करती है। तो सम एश्योर्ड का मतलब वही होता है कि मैक्सिमम पैसा जो इंश्योरेंस कंपनी पे करने वाली है। एग्जांपल समझिए, आपने 5 लाख का कवर ले रखा है, कवर और सम एश्योर्ड एक ही बात है, ठीक है। 5 लाख का कवर ले रखा है मतलब 5 लाख का सम एश्योर्ड आपने ले रखा है, और हॉस्पिटल बिल आता है 8 लाख रुपए किसी वजह से। इंश्योरेंस आपको 5 लाख रुपए दे देगा, लेकिन ये इंश्योरेंस 5 लाख रुपए ऐसे नहीं दे देगा, इसमें भी पेच दांव पेच बहुत सारे हैं। ये 16 चेकलिस्ट जो आज बताने वाला हूं, अगर इसको नहीं समझे तो इंश्योरेंस ये 5 लाख भी नहीं देगा, क्योंकि इंश्योरेंस की मनसा है ना देने की। तो इंश्योरेंस, अच्छा मनसा है तो फिर क्यों दे रहा है? अरे IRDA है ना, बहुत सारे रेगुलेटर्स बैठे हुए हैं ना, तो इंश्योरेंस देगा, लेकिन अगर आपने सारे चेकलिस्ट को फॉलो किए हैं तो इंश्योरेंस देगा 5 लाख रुपए, आपको अपनी जेब से देना पड़ेगा 3 लाख रुपए, क्योंकि आपका कवर 5 ही लाख का था, सम एश्योर्ड 5 ही लाख का था, बिल आ गया है 8 लाख रुपए का, ठीक है। इसलिए गलती क्या होती है, लोग बोलते हैं 5 लाख काफी है। कितने का हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहिए? 5 लाख काफी है भैया, बहुत है। आज इस पे मिथ तोड़ता हूं आपका, इस पे भी आऊंगा। कितने का सम एश्योर्ड होना चाहिए, कितने का कवर लेना चाहिए, बताऊंगा। उससे पहले दूसरा पॉइंट है इंडिविजुअल वर्सेस फैमिली फ्लोटर। जब आप हेल्थ इंश्योरेंस की बात कर रहे हैं, अच्छा अभी जो भी मैं 16 पॉइंट की बात कर रहा हूं ना, वो हेल्थ इंश्योरेंस के रिगार्डिंग बात कर रहा हूं। हेल्थ इंश्योरेंस के 16 पॉइंट बता दूंगा, उसके बाद आऊंगा टर्म इंश्योरेंस पर, ठीक। 2 तरह के इंश्योरेंस प्लान होते हैं, इंडिविजुअल लेना है, फैमिली फ्लोटर लेना है। फैमिली फ्लोटर उनके लिए होता है जो हस्बैंड वाइफ हैं, बच्चे हैं, ठीक है, उनके लिए फैमिली फ्लोटर है, मतलब एक प्लान में पूरी फैमिली कवर हो जाती है एक ही प्लान में। इंडिविजुअल क्या होता है कि एक प्लान एक आदमी के लिए होता है, ठीक है। जैसे अगर घर में हस्बैंड वाइफ बीवी बच्चे लोग हैं तो वहां पर फैमिली फ्लोटर रिकमेंडेड है, कम प्रीमियम होता है, सस्ता होता है, और एक ही प्लान में सब लोग कवर हो जाते हैं। अगर आप बैचलर हो तो उस केस में आपका इंडिविजुअल वाला काम करेगा। घर में अगर पेरेंट्स हैं, एल्डर पेरेंट्स हैं, तो फैमिली फ्लोटर का पार्ट एल्डर पेरेंट्स नहीं होते हैं अगर आपकी शादी वादी हो रखी है तो इसीलिए एल्डर पेरेंट्स के लिए अलग पॉलिसी लेना हमेशा ही जरूरी होता है, क्योंकि भैया माँ बाप हैं, उनको कुछ हो गया, हॉस्पिटल का बिल आया और उनके हॉस्पिटल बिल आने के चांसेस ज्यादा है, बीमार होने के चांसेस ज्यादा हैं, तो उनका अलग पॉलिसी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि उनको कुछ हुआ तो आपकी जेब पर असर पड़ने वाला है, आपकी SIP टूटेगी, आपका वेल्थ बर्बाद होगा, इसलिए उनका अलग लेना बहुत जरूरी है। वो फैमिली फ्लोटर का पार्ट नहीं होते एज पर इंश्योरेंस रूल। तो फैमिली फ्लोटर में पेरेंट्स कवर नहीं होते हैं अगर आपकी शादी वादी हो रखी है तो, ठीक है। सम एश्योर्ड कितना होना चाहिए? सबसे कॉमन मिस्टेक यहां पे लोग करते हैं कि भैया 5 लाख काफी है, कितने का हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए? 5 लाख बहुत है। कैसे बहुत है भाई? वो एक छोटे शहर का रहने वाला आदमी जो शुरुआत में मैंने बात करी, 70 लाख रुपए का बिल दे सकता है। 5 लाख रुपए उस केस में उसका भी था 5 लाख रुपए। 5 लाख रुपए तो इंश्योरेंस कंपनी से मिल गए, लेकिन बाकी के लिए क्या हुआ? घर बार सब बिका, उधार पुधार सब लेना पड़ा। रियलिटी यह है कि सर आप Tier 2 और Tier 3 सिटी में अगर रहते हो, मतलब छोटे शहर में रहते हो, मतलब मुंबई दिल्ली ये जो महानगर हैं, इनके अलावा जो दूसरे नंबर की सिटी शहर होते हैं, वहां पे 10 से 15 लाख रुपए का मिनिमम सम एश्योर्ड होना चाहिए, मिनिमम कवर 10 से 15 लाख रुपए का होना चाहिए। हालांकि आप कहोगे उसका तो 70 लाख रुपए आ गया सर, अकस्मात भगवान किसके हिस्से क्या लिखा है कुछ नहीं पता किसी को, लेकिन अपने हाथ में मैक्सिमम इतना लेना बनता है। अगर आपकी काबिलियत है ज्यादा से ज्यादा लेने की तो आप जरूर 1 करोड़ का ले लो, 2 करोड़ का ले लो, मैक्सिमम जितना भी ले लो, काबिलियत के अकॉर्डिंग कितना इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर सकते हो। प्रीमियम क्या होता है? जो आप महीने का या साल का इतने सम एश्योर्ड के बदले उस इंश्योरेंस कंपनी को पे करते हो, उसको प्रीमियम बोलते हैं। लेकिन मिनिमम 10 से 15 लाख रुपए, अगर आप छोटे शहर में रहते हो, इतना तो होना ही चाहिए। 5 लाख काफी है क्या? नहीं काफी है। और अगर आप बड़े शहर में रहते हो, दिल्ली मुंबई जैसे शहर में रहते हो, तो 15 से 25 लाख तो मिनिमम होना ही चाहिए, क्योंकि अगर दिल्ली मुंबई जैसे शहर में आप बड़े हॉस्पिटल में घुस गए ना, बस घुस गए किसी पेशेंट को लेके, 5 लाख रुपए कब बिल बनेगा पता ही नहीं चलेगा। और उस 5 लाख में होगा भी कुछ नहीं, कोई मेजर ऑपरेशन होना लग गया, कुछ भी काटना फाटना पड़ गया, कोई सर्जरी हो गई, तो फिर तो 10-15 लाख रुपए यूं बनते हैं, यूं 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 यूं, पता भी नहीं चलेगा 15 लाख हो गए, ठीक है। हॉस्पिटल बिल देखो भैया, प्रीमियम नहीं, वो ज्यादा जरूरी है। रूम रेंट की लिमिट, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। यहां पर सबसे ज्यादा लोग धोखा खाते हैं।
लोगों को यह लगता है कि रूम रेंट लिमिट है हमारे पॉलिसी में भैया 5,000 रुपए की, और कल को अगर 10,000 रुपए का बिल आ भी गया तो क्या होगा, 5,000 रुपए एक्स्ट्रा भरना होगा, भर लेंगे। आदमी हॉस्पिटल में कितना ही दिन रहेगा, 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन, 5,000 रुपए एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, पर डे के हिसाब से पे कर लेंगे। लेकिन यहां पे बड़ा कैच होता है, इंश्योरेंस कंपनी यहां पे गेम खेल देती है भैया, आपको समझ नहीं आता। दिक्कत यह होता है कि आपने जितना एक्स्ट्रा बिल पे किया रूम रेंट के लिए, अगर 5,000 रुपए का आपका पर डे का रूम रेंट अलाउड है पॉलिसी में, और आपने 10,000 रुपए बिल पे कर दिया, मतलब ये डबल रूम रेंट का डबल ये हुआ ना, तो इसी हिसाब से आपके पूरे बिल आधे हो जाते हैं। डॉक्टर का खर्चा, सर्जरी का खर्चा, बाकी सारे खर्चे कंपनी बोलेगी, अगर 5 लाख रुपए का खर्चा आया है टोटल, तो कंपनी बोलेगी 5 लाख नहीं देंगे, 2.5 लाख ही देंगे, क्योंकि आपने डबल वाला रूम रेंट ले रखा है। इसीलिए रूम रेंट सबसे बड़ा ट्रैप है। इस चक्कर में बहुत सारे लोग फंसते हैं, क्योंकि देखने में ये जितना आसान, जितना सिंपल लगता है उतना है नहीं। कभी भी लिमिटेड रूम रेंट वाली चीज मत लो, अनलिमिटेड रूम रेंट होना चाहिए, अनलिमिटेड रूम रेंट ही चाहिए। लेकिन हाँ, इससे बता देता हूं, जब आप अनलिमिटेड रूम रेंट लोगे तो आपका प्रीमियम बढ़ेगा, लेकिन वो प्रीमियम बढ़ना वर्थ है, क्योंकि ये मार देगा जब जरूरत पड़ेगी। तो आप जितने ज्यादा फैसिलिटीज लोगे ना इंश्योरेंस में, उसके हिसाब से प्रीमियम बढ़ाती जाएगी कंपनी, लेकिन प्रीमियम बढ़ाना वर्थ है, वो देना वर्थ है। उस प्रीमियम, कम प्रीमियम देने के चक्कर में फैसिलिटीज कम मत लो, क्योंकि जब जरूरत पड़ती है ना पैसे की, तो पैसा ही चाहिए भैया। डॉक्टर और हॉस्पिटल रहम नहीं खाने वाले। वेटिंग पीरियड, ये छुपा हुआ डेंजर इसको मैं कहता हूं। आप पॉलिसी ले रहे हो, उस पॉलिसी में लिखा है भैया इनिशियल वेटिंग 30 दिन, मतलब 30 दिन तक कोई कवर नहीं, 30 दिन तक आपको कोई भी बीमारी हो जाए वो कवर नहीं होगा। पहले से अगर कोई डिजीज है, पॉलिसी लेने के पहले से कोई डिजीज है, वो 2 से 4 साल बाद कवर होगा। आपको डायबिटीज वगैरह है तो उससे रिलेटेड अगर कुछ होता है तो 4 साल बाद ही इंश्योरेंस में कवर होगा, उससे बाद नहीं। कोई स्पेसिफिक डिजीज है, हर्निया, पाइल्स, कैटरैक्ट, ये 102 साल बाद कवर होंगे। आपको पॉलिसी में ये देखना है कि वो कौन कौन सी बीमारी है, पीईडी, प्री एग्जिस्टिंग डिजीज कौन कौन सी है, जिस केस में वो कह रहा है कि 102 साल बाद या 3 से 4 साल बाद कवर होगा। आपको ये देखना जरूरी है। और जब भी लो 4-5 पॉलिसी को कंपेयर करो, जिसमें सबसे कम पीरियड है, जिसमें बोल रहा है कि नहीं बताओ इसमें 2 से 4 साल लिख रहा है ना, और दूसरा पॉलिसी कह रहा है 1 ही साल में हम दे देंगे, 1 ही साल बाद आप देने लग जाएंगे, वो पॉलिसी ज्यादा बेटर है। ये जरूर ध्यान रखिए। देखिए भैया, प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेस के लिए वेटिंग पीरियड कितना है। कैशलेस हॉस्पिटलाइजेशन नेटवर्क, आपकी सिटी में हॉस्पिटल चेक करो, जो पॉलिसी आप ले रहे हो, आपके शहर में जो अस्पताल हैं, क्या वो उस पॉलिसी में कवर हैं? एक पॉलिसी कहती है कि भारत के 10,000 हॉस्पिटल हमारे यहां कवर हैं, लेकिन आपकी सिटी में जो हॉस्पिटल हैं उसमें से एक भी कवर नहीं है। क्या फायदा ऐसे 10,000 हॉस्पिटल कवर होने का? सर इंपॉर्टेंट क्या है, बेरात जब जरूरत पड़ेगी आपको डॉक्टर की, तो अपने लोकल हॉस्पिटल में जाओगे ना, बड़े शहर में तो बाद में जाओगे। तो लोकल हॉस्पिटल कवर है कि नहीं है, वो इंपॉर्टेंट है। तो आपके शहर में जो इंपॉर्टेंट है हॉस्पिटल है, वो कवर होने चाहिए, वो जरूर पॉलिसी में चेक करो। अच्छा, ये सब कहां चेक करेंगे भी दिखाऊंगा मैं आपको, स्क्रीन पे ये सब भी दिखाऊंगा। कहां से लेना ठीक रहेगा पॉलिसी? अच्छा, आगे के पॉइंट सभी बताऊंगा, लेकिन अभी तक आपके मन में ये सवाल आ गया होगा, इसलिए मैंने सोचा पहले इसी को गुजर देते थे, पहले इसी सवाल का जवाब दे देता हूं। बड़ा कंफ्यूजन रहता है कि अपने बगल वाले एजेंट से लें या ऑनलाइन ले लें। क्लियर करता हूं। देखो, अगर आप किसी एजेंट से ले रहे हो, तो हम एजेंट से इसलिए लेते हैं क्योंकि एजेंट हमारा भाई है, फूफा का लड़का है, दोस्त है, मौसी का चचेरा का बेटा का ये वो किसी तरीके से रिश्तेदार है, इसलिए हम एजेंट से लेना प्रेफर करते हैं। उसने उंगली कर रखी है, भैया इतने दिन से तो पॉलिसी नहीं लिया, ले ले, हम ही से ले, ऑनलाइन क्यों लेगा, इससे क्यों लेगा, उससे क्यों लेगा, हमसे ले। सर इस वजह से अगर आप पॉलिसी ले रहे हो तो जिंदगी का बहुत बड़ा गलत डिसीजन ले रहे हो, क्योंकि जिंदगी के सबसे मुश्किल फेज में वो एजेंट काम आने लायक है नहीं है, या नहीं है, आपको देखना चाहिए। क्योंकि दोस्त यार, फूफा का लड़का, मौसी का लड़का, ये सब जरूरी नहीं है काम आएंगे, क्योंकि बहुत क्रिटिकल फेज है सर। ऐसा नहीं है कि सिर्फ उसका काम पॉलिसी बेचना है, बाकी तो आप देख लोगे। उसका काम पॉलिसी बेचने से लेकर के कल को अगर क्लेम लेने की जरूरत पड़ती है, हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ती है, वहां पर उस एजेंट का बहुत रोल होता है। वो एजेंट कंपनी से बात करके जल्द से जल्द आपको पैसा दिलवाने में हेल्प करता है। क्या वो एजेंट इस लायक है? क्या वो एजेंट इतना परिपक्व है, इतना पुराना है, इतना मैच्योर है, और ये श्योर है कि आज जो नया नया एजेंट बना है, 6 महीना साल भर हुए हैं, उसको पैसे की दिक्कत थी इसलिए एजेंट बन गया, 10 साल बाद अगर आपको पॉलिसी क्लेम लेने की जरूरत पड़ी तो क्या एजेंट वो 10 साल बाद रहेगा इस कंपनी में? 10 साल बाद रहेगा? ये चेक करो। अगर वो एजेंट इतना रिलायबल है कि आपको पक्का पता है ये तो एजेंट भैया पक्का एजेंट है, फुल टाइम एजेंट है, 10 साल हो 20 साल हो, ये तो रहेगा इस कंपनी में और मुझे सपोर्ट करेगा, तभी उस एजेंट से लेना, अदरवाइज नहीं। ऑनलाइन
देखो ऑनलाइन हमेशा बड़ी कंपनी से लो, जो सबसे बड़ी कंपनी है उससे लो, क्योंकि सबसे बड़ी कंपनी है, एक चीज है भैया कि वो सबसे बड़ी कंपनी है तो आज भी रहे, 10 साल बाद भी रहेगी, 20 साल बाद रहेगी। और सिर्फ इतना ही नहीं, आप उसमें ये देखो क्या उसमें ये फैसिलिटी है, ये फीचर है कि कल को आपको क्लेम की जरूरत पड़ती है, वहां का कोई ऐसा बंदा आपके घर पे आके, आपके हॉस्पिटल में आकर के पर्सनली आपसे बात करे, आपकी हेल्प करे। क्या ऐसा बंदा है? मतलब दोस्त यार भाई की तरह आपको आपकी हर चीज में, पूरे हॉस्पिटलाइजेशन के प्रोसेस में आपकी हेल्प करे। क्या वो कंपनी ये भी प्रोवाइड करती है? सपोर्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है सर। सपोर्ट जहां मिले वहीं उसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से लेना चाहिए। सपोर्ट वाइल क्लेम रिक्वायर्ड, जब क्लेम की जरूरत हो। डेडिकेटेड पर्सन क्या मिल रहा है, अगर ये सारी चीजें मिलती हैं तो वो ऑनलाइन वाला ठीक है। और एजेंट का केस मैंने आपको बताया, ठीक है। आगे बताऊंगा कौन सा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, ये भी आऊंगा आगे, ठीक है। कोपे 7वां, ये साइलेंट किलर है। कोपे मैंने अभी लास्ट एक सेशन किया था हेल्थ इंश्योरेंस का ही, उसमें अपनी मम्मी का केस बताया था मैंने। कभी मेरी मम्मी का जब हाथ फ्रैक्चर हुआ था, हॉस्पिटलाइजेशन की नौबत पड़ी थी, उसमें कोपे लगा हुआ था, बहुत पुरानी पॉलिसी थी। उस कोपे के चक्कर में 20% पैसा नहीं दिया इंश्योरेंस कंपनी ने। हालांकि हमने दूसरे तरीके से लिया, लेकिन वो दूसरा तरीका था, नॉर्मली लोग नहीं ले पाएंगे। 20% पैसा इंश्योरेंस कंपनी ने नहीं दिया। क्यों? क्योंकि हमने जब लिया था देखा नहीं था कोपे लगा हुआ है पॉलिसी में। कोपे क्या होता है? कोपे ये होता है, कोपे आधा आधा पैसा, थोड़ा पैसा इंश्योरेंस कंपनी देगी, थोड़ा पैसा वो पेशेंट देगा। मतलब अगर ये लिखा हुआ है कि 20% कोपे, तो 20% आपको खुद से पे करना है, 80% कंपनी दे देगी। 10 लाख का बिल आया तो 2 लाख रुपए खुद पे करोगे, 8 लाख रुपए कंपनी दे देगी। अगर 30% कोपे लिखा हुआ है, 40% कोपे लिखा हुआ है, जितने परसेंट का कोपे है उतना आप पे करोगे, बाकी कंपनी पे करेगी। अच्छा, कोपे वाला फिर प्लान लेते क्यों है? जब ऐसा है तो दो रीजन होता है। एक तो कोपे का मतलब नहीं समझ आता, लोगों को पता नहीं होता। इंश्योरेंस कंपनी के टर्म ऐसे ऐसे होते हैं भैया, जो वो चाहती हैं कि आपको समझ में ना आए। तो एक तो कारण ये होता है। दूसरा ये कारण होता है, कोपे जितना बड़ा उतना पॉलिसी का प्रीमियम कम, पॉलिसी सस्ता उतना ज्यादा। तो आदमी सस्ती पॉलिसी सस्ता प्रीमियम देखता है। अरे 10,000 रुपए साल का इसमें जा रहा है, ये अगर कोपे आप बढ़ा देते हो ना तो आपको 8 ही हजार रुपए जाएगा। अच्छा, कोपे थोड़ा और बढ़ा दिया ना, 7 ही हजार रुपए जाएगा। मर जाते हैं लोग इस चक्कर में। कोपे नहीं चाहिए, जीरो कोपे, कोपे चाहिए नहीं, होना ही नहीं चाहिए। उस चक्कर में प्रीमियम थोड़ा बढ़ रहा है, बढ़ने दो, जरूरी है, ठीक है। 8वां, नो क्लेम बोनस, एनसीबी, ये बहुत जरूरी है, नहीं देखते लोग। नो क्लेम बोनस क्या होता है? अगर आप क्लेम नहीं करते हो, मान लो आपका कवर 10 लाख रुपए का है और 1 साल तक आपने कोई क्लेम नहीं लिया। क्लेम नहीं लिया मतलब हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत नहीं पड़ी किसी वजह से, पॉलिसी एज इट इज रह गया, तो नेक्स्ट ईयर आपका कवर बन जाएगा 12 लाख रुपए का, उतने ही प्रीमियम पे, प्रीमियम नहीं बढ़ेगा। 12 लाख रुपए का, आपने 10 लाख की पॉलिसी ली, 10 लाख का कवर वाला, लेकिन अब 12 लाख का मिलने लग गया उतना ही कवर पे। अच्छा, अगले साल आप फिर नहीं लोगे ना, फिर कंपनी क्या बोलेगी? 10%, 20%, वो अलग अलग पॉलिसी में होता है, कितना बढ़ाएगा वो? एनसीबी, एनसीबी जरूर होना चाहिए आपकी पॉलिसी में। ये भी चेक करो कि एनसीबी ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए। बहुत सारी कंपनी एनसीबी डबल भी कर देती है। 10 लाख का पॉलिसी आपने 1 साल यूज नहीं किया ना, वो 20 लाख कर देगी अगले साल, 100% डबल वाला, लेकिन वो प्रीमियम भी उस हिसाब से ज्यादा लेती है। आप ये चेक कर लो, एनसीबी होना जरूरी है, मिनिमम 10 से 20% तो जरूर होना चाहिए, ठीक है। ओपीडी, मैटरनिटी, आयुष। आयुष आपको पता है क्या होता है? आयुर्वेदिक हॉस्पिटल्स में भी हेल्थ इंश्योरेंस आपका काम करे। पहले नहीं होता था, लेकिन अब कुछ सालों से ये भी हो गया है। तो क्या आयुर्वेदिक हॉस्पिटल्स, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के लिए आपका हेल्थ इंश्योरेंस काम आने वाला है? वो भी चेक करो। मैटरनिटी भी चेक करो। 2 से 4 साल का वेटिंग पीरियड होता है कि तो इंश्योरेंस कंपनी कहती है अगर मैटरनिटी मतलब मां बनने वाली है आपके घर में कोई बीवी या कोई भी, तो उस चक्कर में 2 से 4 साल बाद कवर होगा जो भी डिलीवरी का, बच्चे की डिलीवरी का खर्चा होगा। अगर आपके घर में ऐसी महिला है जो आपको लगता है 6 महीने साल भर में डिलीवरी हो सकती है, मां बन सकती हैं, तो आपको ऐसी पॉलिसी चुनना चाहिए जिसमें वेटिंग पीरियड ना हो मैटरनिटी का। लेकिन वेटिंग पीरियड ना हो मैटरनिटी का मतलब इसमें प्रीमियम थोड़ा बढ़ जाएगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि 6 महीने साल भर में ऐसा होने वाला है तो मैटरनिटी वाला पॉलिसी लो। और अगर आपको लगता है कि ऐसा कुछ नहीं है, जो भी होना था बाल बच्चे वगैरह हो गए भैया, आगे कोई प्लानिंग नहीं है, तो ये मैटरनिटी वाला ऑप्शन इग्नोर मारो, आपके लिए इंपॉर्टेंट ही नहीं है। क्योंकि मैटरनिटी जितने कम समय में कवर होगा प्रीमियम उतना बढ़ेगा। मैटरनिटी जितना बाद कवर होगा प्रीमियम उतना सस्ता होगा। तो ये फीचर आपके काम का है या नहीं है, वो देख करके पॉलिसी लेना। क्लेम सेटलमेंट रेशियो। क्लेम सेटलमेंट रेशियो क्या होता है? कंपनी के पास अगर 100 लोगों ने क्लेम किया तो कितने लोगों को कंपनी ने पैसा दिया,
ये होता है क्लेम सेटलमेंट रेशियो। तो आपको कोई भी कंपनी चुनना है 90% से ऊपर ही देखना भैया। जब कहां देखेंगे अभी दिखाता हूं, आपको बताता हूं। कोई भी इस ऐसी ही कंपनी का प्लान लेना जिसका क्लेम सेटलमेंट रेशियो 90% से ऊपर हो, यानी कि 100 क्लेम अगर उसके पास आए तो 90 लोगों को उसने पैसा दिया है। तो 10 लोगों को क्यों नहीं दिया पैसा? 10 लोगों को ना देने का कुछ रीजन हो सकते हैं, जो ये 16 चेकलिस्ट में आपको बता रहा हूं, इन 16 में से बहुत सारी चीजें फॉलो नहीं करेंगे तो इंश्योरेंस कंपनी या तो पैसा आधा देगी, कम देगी, या फिर देगी नहीं। कोपे मैंने आपको बताया, और भी बहुत सारी चीजें बताई, रूम रेंट वाली चीजें बताई। तो इस चक्कर में वो 10% लोगों को या तो पैसा कम मिलता है या फिर नहीं मिलता है। तो आपको ऐसी कंपनी देखना है जिसका एनसीबी कहता हूं, क्लेम सेटलमेंट रेशियो 90% से ऊपर ही होना चाहिए। प्रीमियम कितना देना चाहिए यह भी कंसर्न है, ठीक है। आपकी एनुअल इनकम का 2 से 3% हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम होना ही चाहिए। जैसे अगर आप साल का 10 लाख रुपए कमाते हो साल का, तो आपकी सालाना प्रीमियम 20 से 30 हजार रुपए जरूर होनी चाहिए। सालाना प्रीमियम 20 से 30 हजार रुपए, अगर 10 लाख रुपए आप साल का कमाते हो तो, ठीक है। और आज के समय में तो हेल्थ इंश्योरेंस अगर 10 लाख की आपकी इनकम नहीं है, कम है, 500-600 रुपए महीने से मिल जाता है, सिर्फ 500-600 रुपए महीना। अभी स्क्रीन पे दिखाऊंगा आपको करके मैं, ठीक है। प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन क्या होता है? हॉस्पिटल के पहले और बाद के खर्चे भैया। आप हॉस्पिटल में गए, लेकिन हॉस्पिटल में तुरंत तो चले नहीं जाओगे, उससे पहले डॉक्टर अपना दवाई दारू करेगा, चेक वेक लिखवाएगा, तो मतलब हो सकता है कि हफ्ता 2 हफ्ता तक बहुत सारे टेस्ट आपने करा लिए, बहुत सारी दवाई खा लिए, उसका खर्चा कौन देगा? तो पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए कि हॉस्पिटलाइजेशन से 60 दिन पहले जो भी खर्चा हो, डॉक्टर की फीस, दवाई, टेस्ट, सारा उस इंश्योरेंस में कवर हो, मतलब वो इंश्योरेंस कंपनी पैसा देगी। और हॉस्पिटलाइजेशन के बाद, उसके बाद भी तो टेस्ट, दवाई वह सब होते हैं, उसका 90 से 180 दिन तक हॉस्पिटल से निकलने के बाद वो सारा कवर हो इंश्योरेंस में, ऐसी पॉलिसी आपको देखनी है। डे केयर ट्रीटमेंट, नॉर्मली रूल ये होता है कि आप इंश्योरेंस का कवर, यानी कि इंश्योरेंस से पैसा तभी ले सकते हो जब मिनिमम 24 घंटे के लिए आप हॉस्पिटलाइज हो। लेकिन आजकल बहुत सारे ऐसे ट्रीटमेंट होते हैं जिसमें आपको 24 घंटे के लिए हॉस्पिटलाइज होने की जरूरत नहीं होती है। जैसे कीमोथेरेपी कुछ हो गई, कोई किसी तरह का डायलिसिस हो गया, किसी तरह का कैटरेक्ट सर्जरी हो गया, मोतियाबिंद हो गया, और भी कुछ कुछ छोटी छोटी बीमारियां होती हैं जिसमें 2-4 घंटे, 5 घंटे में या 6 घंटे में काम हो जाता है। तो 24 घंटे के लिए हॉस्पिटलाइज अगर नहीं हो और लाख रुपए का बिल आ गया है तो कंपनी तो देगी नहीं। तो ऐसे केस में आपको ऐसी पॉलिसी चुननी है जिसमें मेंशन हो कि डे केयर ट्रीटमेंट कवर करती है। और जब डे केयर ट्रीटमेंट है तो उसमें लिस्ट होती है, वो भी लिस्ट चेक करो कौन कौन सी बीमारी कवर है। डे केयर कवर होना चाहिए। अच्छा, फिर से बोल देता हूं, जितनी ज्यादा फैसिलिटीज ऐड करोगे अपने पॉलिसी में, प्रीमियम थोड़ा थोड़ा बढ़ता रहेगा। लेकिन फिर से कह रहा हूं, वर्थ है प्रीमियम बढ़ाना, वर्थ है, बढ़ाओ, ये सब चीजें जरूरी है, ठीक। रिस्टोरेशन बेनिफिट भी चेक करो। अगर पूरा कवर यूज हो गया, मान लो आपका 10 लाख का कवर है और फैमिली में किसी को जरूरत पड़ गई और 10 लाख का पूरा यूज हो गया, और 6 महीने बाद किसी और फैमिली मेंबर को किसी तरीके से जरूरत पड़ जाती है, हॉस्पिटलाइज वो भी हो जाती हैं, तो आप कहोगे भैया साल भर 10 लाख तो यूज हो गया है, तो अब इसके पास तो कोई इंश्योरेंस है ही नहीं। नहीं, फैमिली फ्लोटर ले रखा है ना आपने, तो उसमें फीचर चेक करो, रिस्टोरेशन बेनिफिट है कि नहीं। होता यह है कि पॉलिसी, बहुत सारी पॉलिसी में ये रूल है, ऐसा होता है कि अगर आपका सम एश्योर्ड का 100% अमाउंट यूज हो गया है, या 80% यूज हो गया है, या 70% यूज हो गया है, तो कंपनी क्या कर देती है, आपका भर देती है वापस से। 10 लाख में से 8 लाख यूज कर लिया, 10 लाख ऐड कर देगी कंपनी, बिना कोई एक्स्ट्रा प्रीमियम के, बिना कोई एक्स्ट्रा प्रीमियम के। तो इसी को रीस्टोरेशन बेनिफिट कहते हैं। रीस्टोर, जब वो पैसा यूज हो गया तो कंपनी दोबारा भर दे 1 साल के अंदर, ठीक। हेल्थ इंश्योरेंस लेने में सबसे बड़ी गलतियां लोग क्या करते हैं, सिर्फ प्रीमियम देखते हैं, किसका सबसे कम प्रीमियम पड़ रहा है वही वाली पॉलिसी ले लें। इसी में फंसते हैं लोग, इसी में तो रिजेक्ट होता है लोगों का क्लेम, और इसी में तो पैसा नहीं मिलता। सस्ती प्रीमियम वाली पॉलिसी नहीं लेना, उससे अच्छा मत लो ना, काय को ले रहे हो, काय को अपना पैसा खराब कर रहे हो। वो सस्ता भी क्यों लेना, वो भी पैसा बचा लो, पैसे बचाने हैं ना, बाद में जरूरत पड़ेगी एसआईपी तोड़ना, जमीन बेचना, घर बेचना, देना हॉस्पिटल को बिल, वो भी मत लो। सस्ता प्रीमियम क्यों ही दे रहे हो, बचाओ भैया, वो पैसा ही बचाओ, जरूरी है आपके लिए। इसलिए सही चीज क्या है, प्रीमियम नहीं देखना, फीचर्स देखना है। ज्यादा फीचर्स ले रहे हैं उसके लिए प्रीमियम बढ़ा, ओके चलेगा वो। अच्छा, ये भी नहीं करना कि कोई, अच्छा ये वाला जो पॉलिसी है इसका सबसे महंगा प्रीमियम है तो ये सबसे अच्छा ही होगा, ले लेते हैं। इतना आलस भी नहीं करना, पैसा अगर है तो ये हरकत भी नहीं करनी है। बहुत सारी पॉलिसी ऐसी भी है, महंगी हैं लेकिन फीचर नहीं है, तो ये हरकत भी नहीं करनी। फीचर इंपॉर्टेंट है भैया, फीचर देखना है हमको।
5 लाख कवर पे अटक जाना, 5 लाख हमारे लिए काफी है, ये मैंने बताया। रूम रेंट लिमिट इग्नोर कर देना, वो देखना भैया रूम रेंट लिमिट नहीं चाहिए हमको। एम्प्लॉयर इंश्योरेंस पे डिपेंड रहना। अच्छा, ये तो बहुत लोगों के मुंह से मैं सुनता हूं, अरे हमें क्या जरूरत है सर, हमारी कंपनी ने हमारे इंश्योरेंस दे रखा है। सर एक बात बताऊं, जो कंपनी आपको इंश्योरेंस देती है ना, वो तभी तक वैलिड है जब तक आप कंपनी में हो। अगले दिन कंपनी ने आपको फायर कर दिया, निकाल दिया, आपने छोड़ दिया, वो इंश्योरेंस उसी दिन खत्म हो जाता है, उसी दिन खत्म। अब जब तक आपको अगली जॉब ना लगे तब तक आपके पास जीरो इंश्योरेंस। और भगवान न करे कोई घटना हो गई, फिर करना सारे एसआईपी तोड़ना, स्टॉक बेचना, जमीन बेचना, घर बेचना। अकस्मात सर कुछ भी हो सकता है। मेरे पिताजी वाली घटना आपको बताई, वो जो अभी हमारे यहां पर 70 लाख वाला घटना, वो बताया, कुछ नहीं, कहीं कोई एक्सीडेंट नहीं, कोई खून नहीं गिरा, 70 लाख का खर्चा आ गया और आदमी बचा भी नहीं, परिवार निस्तो नाबूद, तबाह, परिवार के पास घर नहीं बचा अब। ठीक है, तो एम्प्लॉयर कंपनी ने इंश्योरेंस हमारे लिए ले रखा है, हमको क्या जरूरत है, कतई नहीं। कंपनी ले रखा अच्छी बात है, अपना अलग से लो पर्सनल। तभी मैंने शुरुआत में लिखा था पर्सनल हेल्थ इंश्योरेंस। आदमी बहुत घोटालेबाजी करता है, मेरा तो कंपनी ले रखा है। ब्लंडर है ये, ब्लंडर, बहुत बड़ी गलती है। कंपनी ले रखा है, नहीं ले रखा फर्क नहीं पड़ता, अपना पर्सनल होना चाहिए। और पर्सनल कितना, 5 लाख का कंपनी ले रखा है, 5 लाख हम पर्सनल, फिर 5 लाख पे आ गए। अरे पर्सनल भी अच्छा खासा होना चाहिए, 10-15 लाख का, जो मैंने बताया शुरुआत में क्राइटेरिया। क्योंकि जो आपका पर्सनल है वही हमेशा के लिए है, कंपनी वाला तो टेम्पररी है, जब तक उस कंपनी में हो। जिस दिन उस कंपनी से निकले वो जीरो हो जाएगा, जीरो। तो इसलिए पर्सनल वाला इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब लेट्स चेक ऑन स्क्रीन। आगे टर्म इंश्योरेंस पर बात करेंगे, लेकिन टर्म इंश्योरेंस पर बात करने से पहले जरा हेल्थ इंश्योरेंस चुनते कैसे हैं जरा वो आपको बता देता हूं। उसके लिए जो मैं यूज करता हूं, मेरी जितनी पॉलिसीज हैं घर की, वो सारी पॉलिसीज हमारे पॉलिसी बाजार से है। तो पॉलिसी बाजार पर अपने को ट्रस्ट है भैया। हम थोड़ा बचते हैं एजेंट से, क्योंकि एजेंट आज आपका अच्छा नॉन रिलेटिव वगैरह हो सकता है, लेकिन भविष्य में वो रहे ना रहे उस कंपनी में पता नहीं है। इसलिए मैं पॉलिसी बाजार यूज करता हूं, इसलिए मैं आपको पॉलिसी बाजार ही कह रहा हूं। अब पॉलिसी बाजार पर आने के लिए डायरेक्ट पॉलिसी बाजार गूगल में सर्च मत कर लेना, नुकसान कर लोगे। क्योंकि हमने इसका कस्टमाइज्ड लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिया है। उस कस्टमाइज लिंक पे क्लिक करके ही, टर्म इंश्योरेंस का अलग लिंक दिया है, हेल्थ इंश्योरेंस का अलग लिंक दिया है, उस लिंक पे क्लिक करके ही यहां पे आना। उससे क्या फायदा होगा, 15 से 25% तक का आपके प्रीमियम में आपको डिस्काउंट मिलेगा। इसीलिए उधर से आना, डायरेक्ट गूगल पे मत सर्च कर लेना पॉलिसी बाजार हेल्थ इंश्योरेंस टर्म इंश्योरेंस, नुकसान कर लोगे अपना। अब यहां आने के बाद क्या करोगे आप अगर खुद के लिए प्लान ले रहे हो या किसके लिए प्लान ले रहे हो, आप यहां पर चूज कर लो। लेट्स सपोज मैं यहां पे सेल्फी चूज करता हूं। आगे बढ़ जाओ, अपनी एज बता दो, शहर बता दो, नाम बता दो, मोबाइल नंबर बता दो। ठीक है, कोई पहले से बीमारी है तो वो बता दो। चलो मैं यहां पर कोई पहले से बीमारी नहीं है तो नहीं चूज करता हूं। आप कहोगे पहले से बीमारी है तो छुपा लेते हैं, ये भी कारण है क्लेम रिजेक्ट होने का। सर आपको बीमारी पहले से है ना, डिक्लेयर करो। हाँ, पहले से बीमारी है, उसको डिक्लेयर करोगे तो आपका प्रीमियम यहां भी थोड़ा सा बढ़ेगा, लेकिन इस चक्कर में क्या होगा, पॉलिसी क्लेम रिजेक्ट नहीं होगा। लेकिन आपने बीमारी छुपा लिया, आप कहोगे क्या ही पता चलेगा डॉक्टर को। भैया 10 साल बाद, 15 साल बाद जब भी एडमिट पड़ोगे ना, सब पता चल जाता है, मेडिकल हिस्ट्री में सब आ जाता है आपके। तो डॉक्टर और हॉस्पिटल वाले बेवकूफ नहीं है, अनपढ़ नहीं है, उनको सब समझ में आ जाता है आपकी बॉडी फिजिकल हिस्ट्री देख करके। तो छुपाना बेवकूफी है। थोड़ा सा प्रीमियम बचाने के चक्कर में पॉलिसी रिजेक्ट, क्लेम रिजेक्ट मत करवाओ। ठीक है, तो डिक्लेयर जरूर कर दो अगर कोई भी बीमारी है तो। मैं नन ऑफ दीज कर देता हूं, मुझे कोई नहीं है। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है, हेल्थ इंश्योरेंस आर एडवाइज, अच्छा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आर सर्टिफाइड एडवाइजर विल हेल्प यू टू चूज द बेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस, यस और नो। आप यहां पर जरूर यस किया करो, क्योंकि जैसे ही आप आगे आगे बढ़ोगे ना, आपको फ्री एडवाइजर मिलेगा जो आपको फोन पे भी सपोर्ट करेगा। आप बोलोगे हमको फोन पे तुम्हारी बात समझ में नहीं आ रही, घर पे आके समझाओ हमको। आप किधर भी रह रहे हो, जन्नुम में, जंगल में, पहाड़ पे, वो आएगा आपके घर पे, फ्री में आएगा, बिना पैसे लिए। 1 घंटा, 2 घंटा, 5 घंटा, 10 घंटा बिठाओ, सवाल बार बार पूछो, पूछते रहो। ये 16 चेकलिस्ट जो बताया मैंने, सारे पर तसल्ली करो पूरी तरीके से, तब हेल्थ इंश्योरेंस खरीदना, अदरवाइज मत खरीदना। पैसा नहीं मांगेगा वो, चुपचाप चला जाएगा वो, नहीं भी लिए तो भी। तो इसलिए यस जरूर करना ना, ताकि एडवाइजर का कॉल आपके पास आ जाए, वो बहुत जरूरी है। ठीक है, मैं यस कर देता हूं। हाँ, अब देखो होता क्या है, जब इतना करने के बाद आओगे तो आपके सामने एक
होगा क्या? अरे ये क्या हो गया? थैंक यू फॉर शोइंग इंटरेस्ट। अच्छा, ये कह रहा है कि कब चाहते हो कि होम विजिट करें, हमारा आदमी आपके घर होम विजिट करवाना चाहते हो तो यहां पर एक टाइम बता दो। चलो मैंने बोल दिया इसको, ठीक है, टाइम भी मैंने ले लिया, पिन कोड वगैरह सब बता देना। फिलहाल मैं इसको हटा देता हूं, आप लेकिन करना जरूर। अब इससे क्या होता है कि आपको सारी कंपनियों के अलग अलग प्लान्स आ जाते हैं। तो बाय डिफॉल्ट ये पॉलिसी बाजार क्या करता है, आपकी सहूलियत के लिए सस्ता वाला प्रीमियम आपके सामने रखता है, जो सबसे सस्ता हो। लेकिन आपको मैंने क्या कहा, सस्ता प्रीमियम नहीं चाहिए, सस्ता प्रीमियम नहीं चाहिए, ज्यादा फीचर वाला चाहिए। तो हमको इस पे ध्यान नहीं देना है। ये जो लिस्ट आ रही है, हमको क्या करना है, फिल्टर्स पे जाना है। फिल्टर, ऑल फिल्टर पे आ जाओ, फिल्टर लगाओ। ये कह रहा है शॉर्ट बाय रेलेवेंट प्रीमियम हाई टू लो कैशलेस हॉस्पिटल नेटवर्क। चलो हम रेलेवेंस ही रख लेते हैं, ठीक है। कवर पे आते हैं हम। Buying a higher cover reduces the chance of payment from your pocket in case your policy gets exhausted. तो कवर हमको कितना चाहिए, कवर हमने कितना बोला था, 10 से 15 लाख, 15 से 25 लाख अगर बड़े शहर में हो और 10 से 15 लाख अगर आप छोटे शहर में हो। तो कवर यहां पे मैंने पहले ही बता दिया। लो हम कवर बोल देते हैं 1 करोड़ है, 10 से 25 लाख है। चलो मैं 10 से 25 लाख मैंने इसको बोल करके ये लगा दिया मैंने फिल्टर। वो बटन क्लिक करने की जरूरत नहीं है, हो गया, हो गया ना। हाँ, ये क्लिक हो गया। रूम रेंट टाइप, नो रूम रेंट लिमिट बोला ना, मार देता है ये, हॉस्पिटल का बिल आधा कर देगा आपका, ठीक है। नो रूम लिमिट मतलब ये फिल्टर चेक करके ही, फिल्टर पे टिक करके ही मेरे को आगे जाना है। अच्छा, कुछ और भी पूछ रहा था क्या? हाँ, नो रूम रेंट, सिंगल प्राइवेट रूम चाहिए, कोई प्रेफरेंस नहीं है, शेयर्ड रूम चाहिए, नहीं चाहिए मुझे, रूम रेंट पे लिमिट नहीं चाहिए भाई, चाहे रूम कैसा भी हो। पॉलिसी बेनिफिट, अच्छा बोल देता हूं, प्रीमियम बढ़ेगा इस चक्कर में, लेकिन प्रीमियम बढ़ाना वर्थ है, बार बार बोल रहा हूं। प्रीमियम बचाने के चक्कर में मैं तो कहूंगा लो ही मत, फिर खत्म करो खेल, एसआईपी सब टूटेगी, जमीन जगह सब बिकेगा, ठीक है, बचा लो प्रीमियम ना। पॉलिसी बेनिफिट, प्री हॉस्पिटलाइजेशन कवर चाहिए मुझे, पोस्ट भी कवर चाहिए, डे केयर भी चाहिए, नो क्लेम बोनस भी मुझे चाहिए, रिस्टोरेशन बेनिफिट भी चाहिए, फ्री हेल्थ चेकअप, इसको इग्नोर कर सकते हो क्योंकि इस चक्कर में खामगा थोड़ा बहुत प्रीमियम बढ़ेगा, ये कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट होता नहीं है, इसको मार दो गोली। डॉक्टर कंसल्टेशन और फार्मेसी मतलब डॉक्टर की जो फीस होती है और दवाई दारू का खर्चा जो होता है, दारू नहीं दवाई का जो खर्चा होता है, हाँ वो भी चाहिए मुझे, ठीक। प्रीमियम पर मंथ कितना देना चाहते हो? नो प्रेफरेंस, क्योंकि अभी मुझे पता नहीं है कि मेरे जो बेनिफिट मुझे चाहिए उसके लिए कितना प्रीमियम आएगा, तो नो प्रेफरेंस, मैं नहीं बता रहा अभी। पोर्टेबिलिटी, स्विच योर एग्जिस्टिंग, ये कह रहा है कि आपके पास पहले से अगर कोई प्लान है तो उसको पोर्ट करना चाहते हो या नया प्लान लेना चाह रहे हो। मैं नया प्लान यहां पे कर देता हूं, हो गया। मैटरनिटी कवर वेटिंग पीरियड मतलब कोई गर्भवती होने वाली महिला, बच्चा जो डिलीवरी वगैरह का प्लान है, तो इसमें मैं नो प्रेफरेंस कर देता हूं। एग्जिस्टिंग डिजीज वेटिंग पीरियड, पहले से जो बीमारी है उसका वेटिंग पीरियड कितना, नो वेटिंग पीरियड, महंगा हो जाएगा ये प्रीमियम, क्योंकि आपको बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो आपको सच में वेटिंग पीरियड चाहिए, आपको पता है कि 2-3 साल तक तो ये परेशान करने वाला है नहीं, ऐसा कुछ अपनी प्रेफरेंस जरूर देख लेना। तो इसलिए मैं कोई भी नहीं चूज कर रहा, नो प्रेफरेंस यहां पे लेके चल रहा हूं। पॉलिसी पीरियड, सेलेक्टिंग अ मल्टी ईयर प्लान, ये कह रहा है कि अगर आप 2 साल का प्लान का प्रीमियम एक बार पे कर देते हो तो आपको 10% सस्ता मिलेगा, 4 साल का पे करोगे तो 16% सस्ता मिलेगा। मैं 1 साल का ही लेके चल रहा हूं भैया, उतना पैसा नहीं है मेरे पास कि 2 साल का एक बार में पे कर दूं, 10% बचाने के लिए। आपके पास है तो आप कर लेना, बचाव होगा आपका, लेकिन मैंने एक ही साल लिया। इंश्योरर, कौन सी कंपनी का इंश्योरेंस लेना चाहते हो? यहां पे सारी कंपनी आ गई। अब यहां पे मुझे नहीं पता कि कौन सी कंपनी का क्लेम सेटलमेंट रेशियो 90% से ज्यादा है, ठीक है। तो मैं उसके लिए क्या करूंगा, मैं गूगल पर, आप सीधा चैट जीपीटी खोल लो। चैट जीपीटी इसलिए खोल रहा हूं क्योंकि आप गूगल पर पढ़ भी सकते हो कि कौन सी कंपनी का है, तो उस चक्कर में IRDA की वेबसाइट खुलेगी, उस पर लंबे लंबे डॉक्यूमेंट आएंगे। मुझे पता है कि आप इतना डॉक्यूमेंट पढ़ोगे नहीं, बिना पढ़े बंद कर दोगे, तो सीधा चैट जीपीटी पे जाओ, इसको बोल दो, या जेमिनी खोल लो। जेमिनी बेटर ऑप्शन है क्योंकि ये गूगल का ही है ना। जेमिनी खोलो और जेमिनी को आप पूछो कि मुझे वो सारी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी का नाम बताओ जिसका क्लेम सेटलमेंट रेशियो 90% से ऊपर है, या फिर आप बोलो टॉप 5 हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी का नाम बताओ जिसका क्लेम सेटलमेंट रेशियो 90% से ऊपर है। तो ये 5 कंपनी आपको दे देगी, उसी 5 कंपनी में से किसी का प्लान लेना, बाकी छोड़ दो, ठीक है। उसके बाद ये जेमिनी जब आपको ऑप्शन दे देता है तो वो वाला आप ले लेना। जैसे मुझे पता है कि 90% से ऊपर किसका इसका है,
तो मैं एक HDFC अर्गो ले लेता हूं, केयर हेल्थ ले लेता हूं, इसका भी है। आदित्य बिरला का जहां तक शायद मुझे याद है कि 80-85 है, शायद मैं गलत भी हो सकता हूं। ठीक है, नीवा बोपा है, ये बड़ी कंपनी है। ICICI लोम्बार्ड है, इनका भी 90% से ऊपर है। ठीक है, बाकी टाटा वगैरह का ज्यादा मुझे श्योर नहीं है। तो इन कंपनियों को तो मैं जानता हूं 90% से ऊपर है, तो इसका मैंने कर लिया। अब मुझे प्लान बताओ। तो अब ये प्लान आई लिस्ट में। अब यहां पर आप देखो, अब यहां पर क्लिक करके व्यू ऑल फीचर जाकर के आप देख लेना। अब जैसे एग्जांपल के लिए आप देख लो, 10 लाख की पॉलिसी के लिए सिर्फ 900 रुपए पर मंथ आ रहा है। और ये 900 रुपए पर मंथ तब आ रहा है जब मैंने सारे फीचर ले लिए हैं, छोड़े नहीं है। तो महंगा है क्या? मतलब साल का 12,000 रुपए। 10 लाख की पॉलिसी के लिए 12,000 रुपए। अच्छा, मैं 10 लाख वाला नहीं हूं, अरे भैया ज्यादा चाहिए, मुझे 20 लाख चाहिए। तो 20 लाख के लिए सिर्फ 1,000 रुपए। अरे ये कैच नहीं हो गया? ये देखो ध्यान से, 10 लाख के लिए 900, तो 20 लाख के लिए तो 1,800 तो होना चाहिए, लेकिन 20 लाख के लिए सिर्फ 1,000 रुपए। तो क्या लेना चाहिए मुझे? 10 लाख का, 20 लाख का? 20 लाख का। अच्छा, इसको 30 करके देखो, अच्छा 15 करके देखो। 15 में 1,000 एक, और 20 में 1,064, तो भैया 20 लूंगा ना मैं, फिर तो 20 लाख की पॉलिसी लूंगा मैं। ठीक, तो 20 लाख की पॉलिसी लेना मतलब ज्यादा कवर वाला पॉलिसी लेना फायदेमंद है, उसमें प्रीमियम और कम आ रहा है। ठीक है, अब आप थोड़ा क्लिक क्लिक करके थोड़ा आप समझ लेना, और ना समझ में आए तो यहीं पे इनका स्टार्ट वीडियो कॉल, इनके एडवाइजर से वीडियो कॉल करो, ये सब तसल्ली से पूछो। वीडियो कॉल में कंफर्टेबल नहीं हो तो मैंने क्या कहा, घर पे बुलाओ। और घर आपका जंगल में है, पहाड़ में है, कहीं भी है, पहाड़ पुठान समंदर के बीच रह रहे हो आप, वहां भी बुलाओ, आएंगे ये, इतने हेल्पफुल हैं। तो आएंगे, तसल्ली से उनको पूरा दिन बिठाओ, चाय पानी मत कराओ, कुछ नहीं, समोसा से मत खिलाओ, फिर भी ये पूरे दिन बैठेगा आदमी, और पूरे दिन आपको समझाएगा ये आदमी। ठीक है, समझ करके तब ही लेना। तो ये हेल्थ इंश्योरेंस का मैंने आपको बता दिया। इसका कस्टमाइज लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में दे रखा है। कस्टमाइज क्यों? 15 से 25% तक का डिस्काउंट मिलेगा। डायरेक्ट गूगल पे पॉलिसी बाजार मत सर्च कर लेना, नुकसान कर लोगे। ठीक है, अब आओ हम वापस से, बड़ा लंबा बहुत देर हमने समझा दिया, 40-45 मिनट हो गया होगा। ठीक है, तो हेल्थ इंश्योरेंस हमने समझा दिया। अब आते हैं टर्म इंश्योरेंस पर। टर्म इंश्योरेंस क्या होता है? अरे चाचा, हमको लाइफ इंश्योरेंस की जरूरत नहीं है, बहुत पहले हमारे बाबूजी ने हमारा LIC ले रखा है, कितने का? 5 लाख रुपए का। अरे फिर 5 लाख पे आ गए यार। देखो, टर्म इंश्योरेंस अलग चीज है। LIC मतलब कंपनी की बुराई नहीं कर रहा, LIC बहुत पुराना है इसलिए मैंने नाम लिया। उसके भी टर्म इंश्योरेंस आते हैं, उसके भी एंडोमेंट प्लान आते हैं, लेकिन ज्यादातर जो लाइफ इंश्योरेंस के नाम पे हम लोग खरीदते हैं ना, वो एंडोमेंट प्लान खरीदते हैं। वो एक सेविंग प्लान होता है जिसमें रिटर्न भी मिलता है अगर मर गए। देखो, टर्म इंश्योरेंस प्योरेस्ट फॉर्म होता है लाइफ इंश्योरेंस का, प्योर। अगर मर गए तो पैसा मिल जाएगा परिवार को, नहीं मरे तो कुछ नहीं मिलेगा। सेविंग प्लान में क्या होता है कि आप मरो चाहे ना मरो, पैसा तो मिलेगा। मर गए तो ज्यादा मिल जाएगा, नहीं मरे तो पैसा तो जितना समय श्योर्ड है उतना तो मिल ही जाता है। हालांकि आजकल ऐसे भी टर्म इंश्योरेंस आ चुके हैं जिसमें आपको रिटर्न मिलता है, लेकिन उसका प्रीमियम थोड़ा बढ़ जाता है खामखा। लेकिन मुझे लगता है वो सबसे अच्छा टर्म इंश्योरेंस है जिसमें रिटर्न नहीं आप ले रहे हो, क्योंकि प्रीमियम बहुत कम पड़ता है। टर्म इंश्योरेंस का पर्पस यह है कि जिंदगी ना रहे जब, तो हमारे परिवार का जीवन बसर ना रुके, परिवार का घर ना बिके, हमारे परिवार को, हमारी बीवी को, बच्चों को दूसरे घर में जाके काम धाम ना करना पड़े, परिवार की पढ़ाई चढ़ाई ना रुके। जो लाइफस्टाइल अभी परिवार एंजॉय कर रहा है वही लाइफस्टाइल परिवार का कंटिन्यू रहे, इंसान के ना रहने के बाद भी, अर्निंग मेंबर के ना रहने के बाद भी। ये टर्म इंश्योरेंस का पर्पस होता है। तो टर्म इंश्योरेंस उन्हीं के लिए फायदेमंद है जो अपने परिवार से प्रेम करते हैं, जो चाहते हैं कि उनके ना रहने पर परिवार को भैया धक्के ना खाने पड़े, उनके लिए। ठीक है, सिंपल भाषा में, अगर आप लाइफ में नहीं रहोगे तो इंश्योरेंस कंपनी आपकी फैमिली को पैसे दे देगा ताकि उनका खर्चा चलता रहे। एग्जाम्पल के लिए रोहन 35 साल का है, 1 करोड़ का उसने टर्म प्लान लिया है। अब 1 करोड़ का आप एंडोमेंट और सेविंग प्लान जैसा वो सब लोगे ना, बहुत महंगा प्रीमियम पड़ेगा, बहुत महंगा। और यहां टर्म इंश्योरेंस में 1 करोड़ का कवर आपको 600-700 रुपए महीने में मिल जाता है, मात्र 600-700 रुपए में। और 600-700 रुपए तब तो बहुत सारी कंपनियां 2-2 करोड़ का भी कवर दे रही हैं। अच्छा, 1 करोड़ का लेना कि 2 करोड़ का, वो चेक कर लेना इधर ही पॉलिसी बाजार की स्क्रीन पे जाकर के। 1 करोड़ और 2 करोड़ के प्रीमियम में बहुत ज्यादा फर्क नहीं होगा, तो इसलिए ऊपर वाला हमेशा चेक कर लेना क्या क्या देखना है, कैसे देखना है। तो 1 करोड़ का इसने प्लान लिया। रोहन अगर 55 साल से पहले चला गया, मान लो 55 साल का इसने लिया है, वो मैं बताऊंगा अभी कितने साल के लिए अपने को लेना चाहिए। 55 साल से पहले चला गया तो इंश्योरेंस कंपनी 1 करोड़ रुपए रोहन के परिवार को दे देगी। ये होता है टर्म इंश्योरेंस। तो इससे क्या होगा, उस पैसे से परिवार के बिल्स, परिवार के EMI, बच्चों की फीस, हर रोज का खर्चा वगैरह सब आराम से चलता रहेगा रोहन के ना रहने के बाद भी। टर्म इंश्योरेंस का मेन पर्पस क्या होता है? टर्म इंश्योरेंस लाइफ का
इनकम रिप्लेसमेंट टूल है। अर्निंग मेंबर कमाता है तो घर चलता है, अर्निंग मेंबर ही गायब हो जाए तो दुनिया से ना रहे तो फिर भी घर चलता रहे। क्यों? क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी ने अर्निंग मेंबर के एक लंबे समय की कमाई एक बार में दे दिया। ठीक है, एग्जांपल तमन्ना नाम पता नहीं क्यों लिख लिया, 50,000 रुपये पर मंथ कमाते थे। यहां पर आप अपना नाम ले लो कि आप 50,000 रुपये पर मंथ कमाते हो, भगवान ना करे किसी वजह से भैया डेथ हो जाए तो परिवार को 50,000 रुपये पर मंथ तो चाहिए ना खर्चा चलाने के लिए। उसी वक्त 1.5 करोड़ का अगर टर्म प्लान ले रखा है तो 1.5 करोड़ रुपए उठा करके परिवार को एक बार मिल जाता है। अब परिवार उस 1.5 करोड़ को म्यूचुअल फंड में डाल दे, SWP कर दे। SWP क्या होता है बता रखा है मैंने वीडियो पर, SWP सागर सिन्हा सर्च कर लेना, बहुत अच्छा ऑप्शन है जिससे मंथली पैसा मिलता रहे, मंथली घर का खर्चा चलता रहे। ठीक है, या फिर आप कोई सरकारी स्कीम में डाल सकते हो, FD कर सकते हो, कहीं भी उस 1.5 करोड़ को एक बार में डाल दो और मंथली पैसा निकालते रहो। ठीक, टर्म इंश्योरेंस में कब पे आउट होता है? सर जिंदगी जब ना रहे तब। कब पैसा मिलता है? जब जिंदगी ना रहे तब। हालांकि आज ऐसे भी इंश्योरेंस आ चुके हैं, टर्म इंश्योरेंस आ चुके हैं जो आपके जिंदा रहने के बाद भी अगर नहीं मरे तो पैसा वापस भी कर देती है, जितना पैसा आपने पे किया है उतना वापस भी, वो ऑप्शंस भी होता है। तो पॉलिसी बाजार पे आप वो एक्सप्लोर करना, वो आपके हिस्से में छोड़ता हूं। ठीक है, सम एश्योर्ड कवर अमाउंट क्या होता है ये मैं आपको बता चुका हूं शुरुआत में। कितना कवर होना चाहिए? हेल्थ इंश्योरेंस का तो मैंने आपको बताया, टर्म इंश्योरेंस का कितना कवर होना चाहिए इसका कैलकुलेशन ये है, आज की कमाई से 10 से 25 गुना ज्यादा। आज की कमाई मान लो आपकी 10 लाख रुपए सालाना है तो आपका कवर 1 करोड़ से 2.5 करोड़ तक का तो होना ही चाहिए। क्योंकि आप 10 लाख रुपए सालाना कमा रहे हो तो मोटा मोटी 80,000 रुपए 90,000 रुपए महीने का आप कमा रहे हो, तो इतना कवर तो मिल जाए कि 80,000 रुपए महीना परिवार को मिलता रहे। वो 1 करोड़ से 2.5 करोड़ तक के बीच कवर अगर आप लेते हो तभी हो सकता है। यहां लालच मत कर देना। ठीक है, 1 से 1.5 करोड़ 2.5 करोड़ का कवर आपको इस कितना पे करना पड़ता है बताया ना आपको? 1 करोड़ के लिए 600-700 रुपए महीना मात्र भैया मात्र। ठीक है, पॉलिसी टर्म कब तक का होना चाहिए? हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग क्या चूज करते हैं, 20 से 30 साल का टर्म इंश्योरेंस हमने ले लिया। सर नहीं, ये गलत तरीका है। आपको 60 से 65 साल मतलब आपकी अभी जो उम्र है, अगला जब आप 60 का हो जाओ 65 के हो जाओ तब तक का आपका इंश्योरेंस होना ही चाहिए। या फिर कई लोग क्या करते हैं, बाल बच्चे लेट होते हैं, 40 साल की उम्र में शादी ही किया है तो 60-65 साल की उम्र में उसके बच्चे इंडिपेंडेंट नहीं हो पाते, तो आपको तब तक देखना है कि आपकी अगली जनरेशन सेल्फ डिपेंडेंट हो जाए, नौकरी चाकरी उसका लग जाए, धंधा पानी सेट हो जाए। आपके मरने के बाद वो टर्म इंश्योरेंस का पैसा आपके परिवार को ना भी मिले तो परिवार अपनी जिंदगी अच्छे से जी ले, क्योंकि अगला जनरेशन तैयार हो गया कमाने के लिए। उतने साल तक के लिए तो आपको लेना ही चाहिए। ठीक है, तो कब तक का लें? 20-30 साल का नहीं, ये देखो कि आपका अगला जनरेशन आपकी कितने साल के बाद तैयार हो जाएगी। आपको लगता है कि आपके 65 साल होते होते आपका अगला जनरेशन तैयार हो जाएगा तो 65 साल का लो, लेकिन आपको लगता है कि 80 साल तक आपको जिंदा रहना पड़ेगा तभी आपकी अगली जनरेशन तैयार होगी तो 80 साल का लो। ठीक है, क्या मैक्सिमम ले लेते हैं ना, 100 साल का ले लेते हैं। अरे काहे को 100 साल का ले लोगे, प्रीमियम बढ़ जाएगा। तो प्रीमियम फालतू का भी नहीं बढ़ाना है ना, पैसा बड़ी मेहनत से कमाते हैं ना, ऊट पटांग आपके खर्चे ना हो जाए ये बचाना भी मेरा काम है। तो आपको ऐसा गाइड करूं कि फालतू पैसा आपकी जेब से ना जाए। इंश्योरेंस कंपनी का तो फायदा हो जाएगा, आपका नुकसान हो जाएगा। तो 100 साल का फालतू में नहीं लेना है, तब तक का लेना है जब अगली जनरेशन इंडिपेंडेंट हो जाए। उसके बाद टर्म इंश्योरेंस ऑप्शन और राइडर्स। हाँ, टर्म इंश्योरेंस की अच्छी बात सबसे ये होती है ना, टर्म इंश्योरेंस जितने कम एज में आप लेते हो, ये बहुत ध्यान से सुनिएगा, कान इधर ले, बहुत इंपॉर्टेंट, लोग मिस कर देते हैं। अगले महीने ले लेंगे, अगले साल ले लेंगे, उस साल में 2-3 साल 4 साल निकल जाता है, उम्र बढ़ जाती है, टर्म इंश्योरेंस का प्रीमियम बढ़ जाता है। सर टर्म इंश्योरेंस की सबसे अच्छी बात यह है कि जिस एज में आपने लिया उस एज में जो प्रीमियम आ रहा है लाइफ टाइम के लिए लॉक हो जाता है, प्रीमियम नहीं बढ़ता। हेल्थ इंश्योरेंस में तो थोड़ा बहुत प्रीमियम बढ़ता भी है, कभी कभी 4-5 साल बाद बढ़ता है शायद, लेकिन यहां कभी भी नहीं बढ़ता। आज अगर आपने लॉक कर लिया 600 रुपए महीना आप दे रहे हो तो 600 रुपए महीना आजीवन देते रहोगे, आजीवन। बढ़ता नहीं है प्रीमियम, यहां महंगाई नहीं आती प्रीमियम में। लेकिन उम्र अगर आप 25 साल की उम्र में ले रहे हो तो हो सकता है 600 रुपए पड़े, 27 साल की उम्र में ले लोगे तो हो सकता है 700 रुपए पड़े, 32 साल की उम्र में ले रहे हो सकता है 800 रुपए महीना पड़े। अरे भैया जितने ज्यादा उम्र बाद लोगे उतना ज्यादा प्रीमियम बढ़ता जाएगा, तो काहे कोई बेवकूफी करना। टर्म इंश्योरेंस लेना कब सबसे अच्छा है? आज।
टुडे ओनली, आज ही भैया, क्योंकि आज जिस एज में हो वो सबसे सस्ता प्रीमियम मिलेगा आपको। एक हफ्ते बाद प्रीमियम महंगा होगा, क्योंकि उम्र का महीना भी बढ़ गया ना भैया, दिन भी बढ़ गए ना, तो यहां प्रीमियम बढ़ जाएगा। ठीक है, अच्छा सिर्फ टर्म लें सिर्फ हेल्थ लें, दोनों में सबसे ज्यादा जरूरी कौन है? अरे मूर्ख आदमी, दोनों ही जरूरी है। आपने सिर्फ टर्म ले रखा है, मतलब ये मरने के बाद पैसा देगा। हॉस्पिटल एडमिट हो गए तो वो 70 लाख वाले आदमी की तरह हो गया, तो कोई बीमारी हो गया तो पैसा कौन देगा? हॉस्पिटल का बिल 20 लाख रुपए आ गया तो बेचोगे जमीन, तोड़ोगे सारी SIP, सारे इन्वेस्टमेंट खत्म करोगे? नहीं ना। तो हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस दोनों ही जरूरी है। ठीक है, दोनों एक साथ जरूरी है, तुरंत लेना जरूरी है। टर्म इंश्योरेंस में क्या नहीं मिलता, हाँ ये समझो, इसमें ये कोई सेविंग प्लान नहीं है, तो यहां कोई मैच्योरिटी अमाउंट आपको नहीं मिलता। जिंदा रह गए तो कोई पैसा नहीं मिलेगा, मरने के बाद ही। अरे फिर तो एक बहुत बड़ा गड़बड़ है, मतलब नहीं मरे तो कोई फायदा ही नहीं, तो मर जाओ है। अरे भैया, नहीं मरने के लिए आप SIP कर रहे हो ना, वेल्थ बिल्ड कर रहे हो ना, मंथली स्टॉक मार्केट में, क्रिप्टो में, जमीन जगह सब खरीद रहे हो ना, जिंदा रहने के लिए। ये मर गए तब का ही प्लान होता है, और आजकल टाइम में ऐसे प्लान भी हैं, तो जिंदा रह गए तो भी पैसा मिल जाता, देख लेना, वो ज्यादा पसंद हो तो आपको वो एक्सप्लोर करना ना, पॉलिसी बाजार पे मिल जाएगा वो भी। नो इन्वेस्टमेंट रिटर्न, यहाँ इन्वेस्टमेंट का रिटर्न आपको नहीं मिलता, लेकिन मैंने जैसा बोला कि आजकल वैसे टर्म प्लान भी आ चुके हैं। नो कैश वैल्यू वाइल अलाइव, मतलब जिंदा रहेगा तो आपको नहीं मिलेगा, लेकिन फिर कहता हूं आज ऐसे भी टर्म प्लान ऑप्शन है, प्रीमियम उसमें थोड़ा महंगा हो सकता है। पॉलिसी टर्म्स, हाँ चलो ये तो मैंने बता दिया। उसके बाद समरी ध्यान से समझिए भैया, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं। मेडिकल इमरजेंसी सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट को डिस्ट्रॉय कर सकती है, करती ही है, कर सकती नहीं है। एक मेडिकल बिल गरीब बनाने के लिए, बहुत गरीब बनाने के लिए काफी है, एक मेडिकल बिल। वो 70 लाख रुपए आदमी अगर बच भी जाता, जिसका मैंने शुरुआत में एग्जांपल लिया, अगर उसने पे भी कर दिए होते, पूरी जिंदगी निकल जाती उस 70 लाख को चुकाने में। घर तो बेघर तो हो ही गया। बड़ा बहुत कष्ट होता है भैया, एक बड़ा मेडिकल बिल अगर इंश्योरेंस ना होना तो आदमी, क्या बताऊं मैं, क्या दिमाग में उसको चलता होगा। पैसा नहीं है हॉस्पिटल को, बिना पैसे वो पेशेंट को जाने नहीं देगा, उसको ठीक नहीं करेगा, दिमाग काम नहीं करता। इसलिए हेल्थ इंश्योरेंस बहुत जरूरी है। ठीक है, अर्निंग मेंबर के ना होने पर फैमिली इनकम 0 हो जाती है, इसलिए टर्म इंश्योरेंस इनकम रिप्लेस कर देता है। ठीक है, इसलिए जरूरी है। इमरजेंसी में एसेट बेचने पड़ जाते हैं, जमीन जगह घर सब बेचना पड़ जाता है। कंपाउंडिंग 15 साल से SIP कर रहे हो, वो सब टूट जाएगा। तो इंश्योरेंस एसेट को अनटच रखता है। कौन सा? टर्म इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस दोनों। वेल्थ बनाने में साल लगता है, पर एक एक्सीडेंट, एक बीमारी, वो पूरा का वेल्थ एक बार में खत्म कर देता है। इंश्योरेंस आपके वेल्थ डिस्ट्रॉय होने से आपको बचाता है। वेल्दी लोग पहले प्रोटेक्शन लेते हैं, फिर बाद में ग्रोथ। ये हर अमीर आदमी को आप देखोगे, बिना हेल्थ इंश्योरेंस और बिना टर्म इंश्योरेंस के वो नहीं जीता। लेकिन मैं मैक्सिमम मिडिल क्लास को देखता हूं, ले लेंगे टर्म, ले लेंगे हेल्थ, और ऐसे लोग को मैं फंसते हुए देखता हूं। अमीर ऐसे ही अमीर नहीं होते ना भैया, वो मानसिकता अलग होती है, उनकी प्लानिंग होती है। और गरीब ऐसे अमीर गरीब नहीं होता, उसकी हरकतें सारी गरीब वाली है। कल ले लेंगे, अगले महीने ले लेंगे, देख लेंगे, पैसा आ जाएगा, सैलरी बढ़ जाएगी, थोड़ा धंधा बढ़ जाएगा, थोड़ा साइड इनकम आ जाए। 50 बहाने हैं भैया ना लेने के, 50 बहाने हैं। तो इसलिए अमीर बनना है तो अमीर की तरह पहले सोचना शुरू करो। अमीर जैसे प्लान करता है वैसे प्लान तो करना शुरू करो, तब तो भैया अमीर बनोगे। हमको अमीर बनना है, कैसे बन जाओगे? वो जैसे सोचता है, वो जैसे प्लान करता है, अपनी जिंदगी को वैसे प्लान करो ना। ठीक है, तो टर्म और हेल्थ इंश्योरेंस वेल्थ प्रोटेक्शन का फाउंडेशन है, ये बहुत जरूरी होता है। आपको जैसे मैंने बोला, कस्टमाइज लिंक मैंने दे रखा है, 15 से 25% आपको डिस्काउंट मिलता है, डेडिकेटेड आरएम मिलता है। और मैंने क्या बोला, सबसे अच्छी बात, ना समझ में आए, जैसा मैंने फिल्टर लगा लगा के आपको दिखाया, नहीं लगाने आता आपको फिल्टर, फोन में काम नहीं कर रहा, बटन टूट गया है, स्क्रीन टूट गया है, सर हमारा टच काम नहीं कर रहा है, कोई नहीं, बुलाओ ना उसको, एडवाइजर को। कहाँ रहते हैं? जंगल में, कोई बात नहीं, आएगा ना, पूरा दिन बिठाओ, समोसा चाहे कुछ मत कराना, फिर भी बताएगा, वो पूरे दिन बताएगा। और तब जाकर के लो, कब लेना है? अभी, तुरंत। अगले साल चलेगा क्या? नहीं चलेगा। अगले महीने तो चली जाएगा? नहीं चलेगा, कतई नहीं चलेगा। क्योंकि भगवान कब वैसे बाथरूम में आपको भी गिरा दे, भगवान ना करे ऐसा हो, किसी के साथ भी ना हो। लेकिन किसने देखा भैया कल, किसने देखा कल? इसीलिए प्लानिंग जरूरी है। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही।